नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्टारलिंक प्रोजेक्ट एलन मस्क की जो कंपनी है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क जो हैं, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा सैटेलाइट का एक समूह बनाया गया है, एक सैटेलाइट सिस्टम बनाया गया है और उसके द्वारा पूरी दुनिया में सैटेलाइट वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराया जा रहा है। और भारत में ये लंबे समय से प्रयास कर रहे थे भारत में एंट्री करने के लिए, लेकिन परमिशन नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार उनको परमिशन मिल गई है और अब बहुत जल्दी भारत में स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड होने वाला है। अब लेकिन भारत से पहले दक्षिण एशिया में दो देश ऐसे हैं जहां पर ये पहले से सुविधा शुरू हो चुकी है। हाल ही में 2 जुलाई को श्रीलंका में जब ये फैसिलिटी चालू की गई, स्टार्ट की गई, तो फिर ये टॉपिक दोबारा से चर्चा में आ गया। इससे पहले भूटान में ये फैसिलिटी मिल चुकी है और बांग्लादेश में भी हो चुकी है। सॉरी, आप ये देखिए, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका तीसरा देश है। अगर भारत में शुरू होती है तो इसका मतलब भारत चौथा देश बनेगा। दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं हम। चाइना में कोई उम्मीद है नहीं, क्योंकि चाइना में ना तो एलन मस्क इंटरेस्टेड है और ना ही चाइना भी इंटरेस्टेड होगा। रसिया और ये कुछ ऐसे देश है जहां पर ये स्टारलिंक प्रोजेक्ट शायद ही कभी शुरू हो पाएगा। लेकिन पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लगभग 143 कंट्रीज हैं जहां स्टारलिंक प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। तो ऐसा इस प्रोजेक्ट में क्या खास है? ऑलरेडी हम तो एयरटेल, रिलायंस जियो, इनसे बहुत अच्छी मोबाइल कम्युनिकेशन फैसिलिटी भारत में प्रोवाइड की जा रही है। तो फिर स्टारलिंक प्रोजेक्ट इनसे अलग कैसे है? क्या ये कन्वेंशनल जो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, क्या उससे अलग है? किस तरीके से काम करेगा ये? इससे क्या फैसिलिटी हमें ज्यादा मिलने वाली है और आपके पॉकेट पर भी कितना भार ज्यादा बढ़ेगा? इन सभी पर हम बात करेंगे। इसमें तकनीकी रूप से क्या क्या चीजें हैं, सब पर बात करेंगे, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो जुड़े रहिए सेशन से। शुरू करते हैं सेशन को, ध्यान से समझना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सेशन आपको अच्छा लगे तो आगे इसे जरूर शेयर करना। देखिए, यहां पर अभी जो सुर्खियों में चीजें हैं वो ये है कि एलन मस्क स्टारलिंक गेट्स लाइसेंस नोड इन इंडिया एज एयरटेल जियो कोलैबोरेट विद स्पेसएक्स। एक्चुअल में रिलायंस जियो और एयरटेल जो है, इन दोनों ने भी क्या कर लिया है, स्टारलिंक यानी स्पेसएक्स से कोलैबोरेट कर लिया है कि ये मिलकर भारत में सुविधाएं आपको प्रोवाइड कराएंगे। यानी स्टारलिंक की इस फैसिलिटी को क्या करेगा, इसका निर्माता है, लेकिन इस फैसिलिटी को प्रोवाइड कराया जाएगा किसके साथ मिलकर? आपको रिलायंस जियो और एयरटेल, जो ऑलरेडी भारत में स्थापित कंपनी है संचार के क्षेत्र में। ठीक है साहब। अब इसमें जब ये सारा कोलैबोरेशन हो गया तो भारत में ये काफी समय से चर्चा में थी और पिछले ये मान के चलिए 10-15 दिन से लगातार ये चर्चा में है। ठीक है। इसके बाद ज्यादा सुर्खियों में अभी ये खबर आती है 2 जुलाई को, इन थर्ड साउथ एशिया लॉन्च स्टारलिंक नाउ इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में इसको शुरू कर दिया गया है। अब देखिए, भूटान में और बांग्लादेश में और फिर श्रीलंका में जब स्टारलिंक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो उससे भारत में भी ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भाई भारत में इस प्रोजेक्ट की प्राइस क्या होने वाली है, क्योंकि ये बड़ा चर्चा का विषय है कि क्या साहब जो एयरटेल और रिलायंस जियो की तरह जब रिलायंस जियो और एयरटेल जो मंथली हमसे चार्ज लेते हैं वो चार्ज भी कई लोगों को बहुत ज्यादा लगता है, कई लोगों के लिए अफोर्डेबल होता है, कईयों के लिए नहीं होता। लेकिन जब स्टारलिंक इतनी बड़ी कंपनी आ रही है और कह रहे हैं कि इतनी अच्छी फैसिलिटी देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पेमेंट भी ज्यादा होने वाला है। तो उस पेमेंट का कयास बहुत लंबे समय से लगाया जा रहा था। यहां आप अनुमान लगा पाओगे कि भारत में ये फैसिलिटी कितने में क्या मिलने वाली है। ठीक है। भारत के पड़ोस में आया मस्क का सैटेलाइट से चलने वाला इंटरनेट, यानी ये जो इंटरनेट है वो किससे चल रहा है? सैटेलाइट सिस्टम से चलेगा। एक पूरा कॉन्स्टलेशन है, तारों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स, उसके द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है जी। अब समझिए आप, ये
जैसा कि मैंने कहा कौन सा देश बन गया है, तीसरा देश बन गया है। पहले भूटान, बांग्लादेश इससे पहले बन चुके हैं। ठीक है, श्रीलंका में जो यहां पर फैसिलिटी स्टारलिंक के द्वारा दी गई है, इन्होंने 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन यहां पर दिए हैं। पहला जो सब्सक्रिप्शन इन्होंने आउट किया है वो है प्लान, रेजिडेंशियल प्लान है जो यूजर्स को दिया जा रहा है, और इसमें इन्होंने कहा है कि 12,000 श्रीलंकाई रुपए प्रति माह यहां पर इस प्लान के लिए दिए जाएंगे। यानी श्रीलंका की जो करेंसी है उसके अकॉर्डिंग उनको 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर भारत में इस करेंसी को कन्वर्ट करें तो ये लगभग 3425 रुपए बैठते हैं। इसका मतलब यहां अनुमान अब ये लगाना शुरू कर दिया गया कि भारत में अगर ये फैसिलिटी आती है तो लगभग 3,500 रुपए पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। लगभग 3,000 या 3,300 रुपए के आसपास पहले भी ये अनाउंसमेंट किया गया था, तो लगभग अमाउंट वही है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और बताएं दोस्तों कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट इतना पॉपुलर है कि यहां पर जो आपको ये ब्लू या ग्रीन से कलर में जो चीजें दिख रही हैं, ये कलर, इन सभी जगहों पर, इन सभी देशों में स्टारलिंक फैल चुका है। यानी यहां पर इंटरनेट सेवाएं सैटेलाइट के माध्यम से स्टारलिंक के द्वारा दी जा रही हैं। अफ्रीकन महाद्वीप में थोड़ा कम है, लेकिन यहां पर देखा जाए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ऑलमोस्ट पूरे में स्टारलिंक है। यूरोप में पूरे में स्टारलिंक आ चुका है। यहां पर संभावनाएं कम है, यानी ये रसिया वाला पार्ट है, ये चाइना वाला पार्ट है, यहां आएगा भी नहीं क्योंकि अमेरिका का प्रोजेक्ट है, तो इन दोनों देशों में आपको पता है तनाव की स्थिति है, तो यहां पर शायद ही ये बन पाएगा। लेकिन ये देखिए मंगोलिया वाला जो ये देश है चाइना और रूस के बीच में, यहां पर ये प्रोजेक्ट आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुका है। भारत, पाकिस्तान और आसपास के जो देश है, म्यांमार है, इनमें ये अभी वेटिंग लिस्ट में है। वेटिंग में यानी यहां पर ये क्या है, अभी आने वाला है। ठीक है, भारत के आसपास अगर आप देखेंगे तो एक तो आपका आ गया भूटान, और फिर आपका ये श्रीलंका में क्या है, आने वाला है, बांग्लादेश में भी आ चुका है। चलिए, लगभग मान के चलिए 143 कंट्रीज में ये सर्विस में है, यानी सेवाएं दे रहा है। और इसकी जो फैसिलिटी है वो काफी ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाई स्पीड का इंटरनेट यहां पर प्रोवाइड हो रहा है। अच्छा, अब जब इतने देशों में ये फैल चुका है तो फिर एलन मस्क जो है भारत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? भारत के पीछे लगातार लगे हुए हैं कि मुझे हर हाल में भारत में इसे लॉन्च करना है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए सहमत नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए काफी समय से, मतलब वो लगातार ये मान के चलिए कि इनडायरेक्ट वे में मना कर रहे हैं कि इसको भारत में आपको लॉन्च नहीं करना है। लेकिन एलन मस्क इस पर नहीं मानने को तैयार है और उन्होंने बाकायदा सरकार, भारत सरकार से लगातार कंटिन्यू उसमें रहे कांटेक्ट में, और आखिरकार उन्होंने बाजी मार ली। यानी अब ये भारत में इसको लॉन्च कर रहे हैं। 2021 से इसमें कांटेक्ट में थे। हाल ही में भारत के जो एक मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके साथ में जो इसकी स्पेस एक्स जो है कंपनी, इसके जो प्रेसिडेंट और सीईओ हैं ये हैं ज्ञानी सॉफ्टवेयर, इनकी एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान ये कंफर्मेशन हुआ कि भाई अब स्टारलिंक भारत में आ रहा है। और इस प्रोजेक्ट को क्या मिल गई, मान्यता मिल गई, डोनाल्ड ट्रंप को दरकिनार भी किया गया। चलिए, अब यहां पर देखिए कि 3,000 के आसपास मंथली रेंटल की बात हो रही थी, और जो शुरुआती सेटअप दिया जाएगा कंपनी की तरफ से उसके लिए 33,000 रुपए ये कंपनी हमसे लेगी भारतीयों से, ऐसा यहां पर चीजें निकल कर आ रही थी। यानी 3,000 रुपए मंथली तो आपको रेंटल देना होगा फैसिलिटी के लिए, और जो शुरू में जो सेटअप लगाया जाता है उसके लिए 33,000 रुपए आपको पे करने होंगे, जो मेरे हिसाब से आम आदमी के लिए काफी बड़ा अमाउंट है। ठीक है, 2021 में भारतीय बाजार में एंट्री के लिए एलन मस्क ने प्रयास शुरू किए थे, और उस समय परमिशन कुछ हद तक दे दी गई थी। तो एलन मस्क ने यहां पर एडवांस बुकिंग शुरू कर दी थी, और भारतीयों में इसके लिए काफी क्रेज भी था। एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई, लेकिन सरकार ने, हमारी सरकार ने कुछ ऐसे नियम रखे जिनको ये एलन मस्क की जो कंपनी है वो मानने को तैयार नहीं थी। तो इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया, और वापस 1 दिसंबर 2021 तक जो एडवांस बुकिंग का पैसा इन्होंने लिया था, लगभग 7,500 रुपए, $99 के आसपास, उसे वापस करना पड़ा, और फिर ये लाइन में लगे रहे। अब जाकर इनको मान्यता मिली है। चलिए, अब बात करते हैं कि सब ये स्टारलिंक है क्या, स्टारलिंक क्या है। तो देखिए, ये पक्की बात है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, यानी संचार की जो फैसिलिटीज दुनिया में दी जाती हैं, वो 2 तरह की होती हैं।
दो तरह की, एक तो कौन सी होती है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, और एक होता है वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे कि आप ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्राप्त करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से, तो एक जगह से दूसरी जगह जब इंटरनेट की फैसिलिटी दी जाती है तो वो वायर के माध्यम से दी जाती है। पहले इसमें कोएक्सियल केबल को काम में लेते थे, आजकल ऑप्टिकल फाइबर को काम में लेते हैं। आपके घरों पर कहीं ना कहीं संस्थान में वाईफाई लगा होगा, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, इफिशियंट है। ऑप्टिकल फाइबर ने पूरी क्रांति ला दी है किसमें, वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में। दूसरी तरफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो भी कम्युनिकेशन यानी संचार व्यवस्था पृथ्वी पर बनाई जाती है वो सैटेलाइट के माध्यम से होती है, और इसमें किसी वायर की आवश्यकता नहीं होती। सैटेलाइट से जो सिग्नल आता है वो हवा में, इस तरीके से हवा में सिग्नल आता है और उसको रिसीवर के द्वारा रिसीव किया जाता है। आपका मोबाइल जो कि एक प्रकार का रिसीवर है, मॉडेम कह सकते हैं इसको, जिसमें ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों होते हैं, जिससे सिग्नल भेजे भी जाते हैं और सिग्नल रिसीव भी किए जाते हैं, उनको कहते हैं मॉडेम। यानी ट्रांसमीटर के अंदर एक मॉड्यूलेटर होता है, रिसीवर के अंदर डीमॉड्यूलेटर होता है। ये इंजीनियरिंग की एक तकनीक है, संचार के अंतर्गत बहुत ज्यादा आवश्यक है। लंबी दूरी तक संचार व्यवस्था को बनाना है, हजारों किलोमीटर दूर सिग्नल को भेजना है, तो एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस करना होता है, फिर डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस दूसरे छोर पे करना होता है, तब वो सिग्नल इतनी दूरी तक पहुंच पाता है। तो वो जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो ट्रांसमीटर रिसीवर के माध्यम से होता है, जो कि किसी भी संचार उपकरण के अंदर लगे होते हैं। और जब ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों एक साथ होते हैं तो उस उपकरण को कहते हैं मॉडेम। तो आपका मोबाइल एक मॉडेम है, और इससे ज्यादा एफिशिएंसी का मॉडेम होता है जो आपके आसपास कंपनी का टावर लगा होगा, तो वो टावर भी क्या है, मॉडेम है, वो भी ट्रांसमीटर रिसीवर की तरह काम कर रहा है। फिर उससे भी ज्यादा एफिशिएंसी के होते हैं वीसैट टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, और फिर उससे ऊपर होता है सैटेलाइट। समझ गए बात? तो सैटेलाइट सिग्नल भेजता है पृथ्वी पर वीसैट के लिए, वीसैट टर्मिनल के लिए, और ये भेजता है टावर के लिए, टावर होते हैं, और टावर से सिग्नल आता है आपके मोबाइल पर। ऐसे करके एक लिंक बनती है, और फिर सिग्नल वापस भी ऐसे जाएगा और दूसरी जगह ऐसे जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम का, जिसमें हम बात कर रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की। लेकिन एलन मस्क ने जो है इसको और आसान और ज्यादा एफिशिएंट कर दिया है। कैसे एफिशिएंट कर दिया है? इन्होंने कहा कि साहब इसकी जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत नहीं है? इस बीसेट टर्मिनल, या फिर मैं कहूं ये पूरा जो सेटअप है ना, इस बीच वाले टावर वगैरह, इन सब की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, हालांकि बीसेट तो इसमें चाहिएगा लेकिन वो दूसरे रेफरेंस में लिया जाएगा। तो डायरेक्ट सिग्नल आपका किसके पास पहुंचेगा? कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। कंज्यूमर के पास में एक नोड टर्मिनल लगा होगा, और उस नोड टर्मिनल पर सिग्नल डायरेक्ट पहुंचेगा। यानी सैटेलाइट से आपके पास डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, सिग्नल पहुंच रहा है। तो इसी को हम क्या करें, स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल कैसे हुआ वो आपको समझाते हैं। समझिए, स्टारलिंक क्या है? एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा है। ये मैं अभी आपको समझा रहा था, पूरा डिटेल में और बात करेंगे। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, इसके द्वारा इसको क्या किया है, डेवलप किया गया है। स्पेस एक्स 2002 में विकसित की गई थी। किसके द्वारा? एलन मस्क के द्वारा। और ये देखिए दुनिया भर में हाई स्पीड और कम विलंबता, जिसे हम कहते हैं वेरी लो लेटेंसी, मतलब इनपुट आउटपुट के बीच में कम से कम समय लेने वाला जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट है वो प्रदान करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, स्टारलिंक परियोजना। अब भारत में इनका इंटरेस्ट क्यों है इतना, एक चीज ये भी समझ लीजिए। भारत में दोस्तों इसलिए कि भारत में लगभग इस समय मोबाइल कम्युनिकेशन के अंतर्गत या संचार व्यवस्था के अंतर्गत 90 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। 90 करोड़, ये दुनिया का इतना बड़ा मार्केट है कि पूरा यूरोप मिलकर इसको डेवलप नहीं कर सकता। पूरा यूरोप भी अगर साथ आ जाए तो भी इतना बड़ा मार्केट डेवलप नहीं है जितना अकेले भारत में है। तो कोई भी संचार कंपनी भारत में एंट्री लिए बिना बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकती। भारत और चीन उनके लिए दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हैं। इसीलिए अब चाइना में तो ये पॉसिबल है नहीं, चाइना परमिशन देगा नहीं, ठीक है, और ना ही शायद ये जाना चाहेंगे वहां पर, लेकिन भारत में इनकी एंट्री हो जाती है। इसमें देखिए 46.51 करोड़ जो यूजर हैं वो अकेले जियो के पास हैं। 28.07 जो है करोड़ जो है वो किसके, एयरटेल, और फिर नाम आता है वोडाफोन का।
और फिर बीएसएनएल। अब बीएसएनएल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, बीएसएनएल नए तरीके से लॉन्च किया गया है, इस पर भी हम अलग से किसी सेशन में चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब एक्टिव यूजर जो हैं, कंज्यूमर्स जो हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के अंतर्गत, वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत, वो इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो एलन मस्क इसको चाहते हैं कि यहां पर एंट्री हो जाए। अच्छा जी, अब यहां एक चीज समझना आप कि जिस स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत भारत में जो एंट्री हुई है इस कंपनी की, एलन मस्क की इस कंपनी की, उसने एक विशेष तकनीक को यहां पर मेंशन किया है कि साहब हम आपको ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन वाय सैटेलाइट, ये तकनीक के तहत आपको सुविधाएं देंगे। अब ये तकनीक क्या है वो आपको अभी समझाते हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि हम जो भारतीय एयरटेल यानी भारत की जो एयरटेल कंपनी है उसकी एक वो है यूटेलसेट की जो वनवेव और रिलायंस जियो, इन दोनों के साथ हम कोलैबोरेट करके आपको ये सारी फैसिलिटी क्या करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे, और इससे भारत में और ज्यादा ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टारलिंक यानी स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत एलन मस्क ने दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट तंत्र विकसित किया है। लगभग 3451 सैटेलाइट ये LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में भेज चुके हैं, जिनमें से 2700 सैटेलाइट ऑपरेशनल हैं यानी एक साथ काम कर रहे हैं। अगर हम किसी भी देश की, जैसे स्पेस एजेंसी इसरो की बात करें तो हमने GEO जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में सबसे पहले 17 सैटेलाइट भेजे थे इनसैट सीरीज के, और उनसे पूरे भारत में संचार व्यवस्था विकसित कर ली थी। पूरे भारत में कितने सैटेलाइट? मात्र 17 सैटेलाइट। ठीक है। अगर LEO की बात करें तो आज भारत लो अर्थ ऑर्बिट में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो भेजता है, उनसे खूब सारी सुविधाएं भारत को मिलती हैं। कार्टोसैट के रूप में मानचित्रण होता है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट से निगरानी होती है, रिसोर्स सेट से समुद्रों का अध्ययन होता है, रिसोर्स सेट से संसाधनों का पता लगाया जाता है, ओशियन सेट से समुद्रों का अध्ययन किया जाता है। ये हमारी इसरो के द्वारा भेजे गए सैटेलाइट्स के समूह हैं, लेकिन इन सब की संख्या मिलाकर 100 से ज्यादा नहीं होगी। सारी जो काउंटिंग अगर करें तो सबकी संख्या 100 से ज्यादा नहीं है। अब सोचिए कि हम पूरे भारत में इतनी अच्छी फैसिलिटी दे पा रहे हैं मात्र 100 के आसपास सैटेलाइट से, लेकिन स्टारलिंक के तहत 2700 सैटेलाइट ऑलरेडी लो अर्थ ऑर्बिट में एक्टिव है, ऑपरेशनल है, और ये कह रहे हैं कि इसे 12,000 सैटेलाइट का एक समूह हम बना देंगे। अब 12,000 सैटेलाइट का एक समूह काम करेगा एक साथ, तो सोचिए कम्युनिकेशन का स्तर बहुत बढ़ जाएगा। कम्युनिकेशन का स्तर जो है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो बहुत ज्यादा होगी। इसलिए स्टारलिंक को कोई भी देश चाहता है कि वो वहां पर आ जाए, लेकिन भारत ने इनको बहुत लंबा लटकाया है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो व्यवस्था है, जो तकनीक है, वो है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट। चलिए यहां पर एक चीज को समझना दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं कि जनरली संचार के लिए जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं ना, वो HEO में भेजे जाते हैं। HEO क्या है? हाई अर्थ ऑर्बिट है, जिसे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट भी कहा जाता है, और ये पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर पर मानी जाती है। ठीक है। यहां पर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं उनको संचार उपग्रह कहते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं, और इन्हीं से पृथ्वी पर संचार व्यवस्था बनती है। भारत ने 2 सीरीज भेजी हुई हैं, इनसैट इंडियन नेशनल सैटेलाइट और एक जीसैट। ठीक है। इनसे भारत की जमीन पर हम संचार व्यवस्थाएं प्रोवाइड करा रहे हैं। इनमें जिन तरंगों का उपयोग होता है वो तरंगें होती है माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगें, जो लगभग 300 मेगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज हैं, और 1 मीटर से 10 मिलीमीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का मतलब हो गया किसी तरंग का एक कंपन की चली गई दूरी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। अगर यहां पर आप समझना इन दो चीजों को, किसी तरंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, उससे अच्छी क्वालिटी का, अच्छी स्पीड का इंटरनेट मिलेगा। लेकिन अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उससे कवरेज ज्यादा मिलता है, ज्यादा दूरी तक संचार हो पाता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है साहब? दूरी भी कवर करनी है, क्वालिटी भी रखनी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लैम्डा इक्वल टू C/F या F इक्वल टू C/λ, यानी इन दोनों में उल्टा संबंध है। तो ये बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये घटाओगे तो ये बढ़ेगा। तो हम क्या करें? एक मॉडरेट व्यवस्था में चले जाएं, मॉडरेट व्यवस्था में जहां वेवलेंथ भी ठीक ठाक हो और फ्रीक्वेंसी भी क्या हो? अच्छी हो।
तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है मैं आपको बता दूं कि एचईओ में माइक्रोवेव जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। यहां एलईओ में सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं, इनमें इंफ्रारेड वेव होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, इनकी वेवलेंथ क्या है, कम है। तो यहां स्टारलिंक जो है उसमें दिमाग क्या लगाया गया, इन दोनों के बीच की फ्रीक्वेंसी ली गई है जिसका नाम होता है मिलीमीटर वेव। मिलीमीटर वेव जिसको हाई फ्रीक्वेंसी बैंड भी कहते हैं, और ये 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का बैंड है। इसमें स्टारलिंक के सैटेलाइट काम करते हैं। संचार उपग्रह जो हैं, जो यहां पर भेजे गए हैं, जनरली संचार उपग्रह माइक्रोवेव इसमें होते हैं, किसमें, एचईओ में, जीईओ में। लेकिन एलन मस्क ने क्या किया है, यहां इसलिए भेजते हैं ताकि कवरेज अच्छा मिले, लेकिन यहां फ्रीक्वेंसी कम होने के कारण क्या नहीं होती, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। लेकिन यहां पर जो है फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड की है लेकिन कवरेज कम मिलता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सैटेलाइट हम यहीं भेजेंगे एलईओ में, साथ में हम फ्रीक्वेंसी कौन सी देंगे, मिलीमीटर वेव देंगे। तो कहने का मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया गया है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी और ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ एक साथ यूज करके अच्छी से अच्छी कम्युनिकेशन सिस्टम पृथ्वी पर क्या किया जाए, भेजा जाए। और फिर सैटेलाइट की संख्या इतनी बढ़ा दी जाए कि पृथ्वी का एक छोटा सा कोना भी संचार व्यवस्था से ना बचे। इसीलिए स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है वो ये दावा करता है कि पृथ्वी के चाहे कोई से कोने में आप चले जाइए, दूर दराज के क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, जंगल में, कहीं चले जाइए, वहां भी हमारा इंटरनेट आपको हमेशा प्रोवाइड होता रहेगा। और यही कारण है कि स्टारलिंक को हर जगह मान्यता मिल रही है। समझ रहे बात। चलिए दूसरी बात यह है कि साहब ये काम कैसे करता है। काम जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कहा कि पहले तो क्या होता था संचार व्यवस्था में, सैटेलाइट से सिग्नल किसको आता है, वीसैट से सिग्नल किसको आता है, टावर से किसके पास आता है, आपके मोबाइल के पास। ये इतना सारा आपके मीडिएटर ये बीच में होते हैं सारी चीजें। लेकिन अब जैसे कि टेलीविजन की दुनिया में, टेलीविजन के क्षेत्र में क्रांति आई थी। टेलीविजन में हम क्या लाए, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम सर्विस। तो उसमें सिग्नल सीधा सैटेलाइट से कहां आता है, टेलीविजन के पास, आपके पास में सेटअप बॉक्स लगा दिया। वैसे ही अब आपके पास में सिग्नल, यहां देखिए ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट से सीधा सिग्नल आपके घर पर ही आएगा, आपके पास जो मोबाइल है उसके पास आएगा, उस मोबाइल पर आएगा। ठीक है। जमीन पर केवल आपको क्या होगा, ग्राउंड नोड्स के अलावा किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है, यानी ग्राउंड नोड्स लगाने पड़ेंगे। ये एक प्रकार का रिसीवर होगा जो सिग्नल कहां से लेगा, डायरेक्ट यहां सैटेलाइट से लेगा। ठीक है। कोई सा भी क्षेत्र हो सभी में ये आसानी से क्या होगा, सुविधाएं देगा। कौन सी वेव तरंग यूज कर रहे हैं हम इसमें, मिलीमीटर वेव का उपयोग कर रहे हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। यही व्यवस्था आपको यहां भी समझाई है कि कैसे अपलिंक सिग्नल और कैसे डाउनलिंक सिग्नल वापस आएंगे। लगातार सैटेलाइट से सिग्नल आपके पास ग्राउंड स्टेशन पर आएगा, यूजर टर्मिनल तक पहुंचेगा। ठीक है जी। भारत में ये व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्टारलिंक के सामने भारत सरकार ने 3 शर्तें रखी हैं। उन 3 शर्तों को आपको पूरा करना पड़ेगा। क्या साहब, इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर भारत में बनेगा। यानी अगर आपको इंटरनेट सर्विस क्या करना है, बंद करना है, तो उसका जो कंट्रोल सेंटर है वो भारत में ही होना चाहिए। दूसरी बात, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्ट करने की इजाजत होगी। यानी ऐसा नहीं है कि साहब आप ये तो साहब हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही सर्विस है, तो हम किसी भी प्रकार के किसी भी सिग्नल को या किसी भी जानकारी को आप किसी को उपलब्ध नहीं कराएंगे। इन्होंने कहा भारत की जो सुरक्षा एजेंसी हैं उनको आपको कोई भी सूचना, कोई कॉल इंटरसेप्ट करना है तो वो परमिशन आपको देनी पड़ेगी। तीसरी बात, सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए गए जो कॉल्स हैं उनको पहले स्टारलिंक के गेटवे पर लाना होगा, इसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर उसे विदेश में फॉरवर्ड कर सकेंगे। समझिए, यानी पहले आप स्टारलिंक के गेटवे पर लाइए और फिर उसको काम भेजिए विदेश में, अगर कोई फॉरेन कॉल आप कर रहे हैं इंटरनेशनल सर्विस के अंतर्गत। समझिए बात। चलिए, तो ये पूरी फैसिलिटी आपको स्टारलिंक के तहत मिल रही है और ये मैं चीजें मैं आपको बता चुका हूं। एक्टिव 2700 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में ये छोड़े जा रहे हैं। चलिए, एक चीज और यहां पर समझिए दोस्तों कि ये जो सैटेलाइट है लगभग 550 किलोमीटर के आसपास छोड़े गए, यानी 2700 जो सैटेलाइट अभी ऑपरेशनल फेज में है वो 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर कौन सी चीज आती है, लो अर्थ ऑर्बिट ही आता है। ठीक है।
यहां से जब कम्युनिकेशन हो रहा है, देखिए ये सैटेलाइट का एक पूरा तंत्र है, ये सैटेलाइट 550 किलोमीटर की पृथ्वी से ऊंचाई पर घूम रहे हैं लगातार, एक जाल बना दिया। तो ये सभी जो है सिग्नल को मिलकर क्या करते हैं, भेजते हैं और रिसीव भी करते हैं जिसके एरिया में आ जाए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको हाई स्पीड सिग्नल मिलता है, हाई स्पीड का इंटरनेट मिलता है। यहां पर लेटेंसी जो है मात्र 20 मिली सेकेंड की है। लेटेंसी की मैं आपको बता चुका हूं, यानी सिग्नल जो है आपके पास में जहां से भेजा जाएगा, इनपुट दिया जाएगा और आउटपुट प्राप्त होगा, उसके बीच में इससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता, इससे ज्यादा विलंबता नहीं हो सकती। जबकि सामान्य जो इंटरनेट सर्विस हो रही थी, इससे मिल रही थी, इसमें 600 मिनट या उससे भी अधिक की लेटेंसी हो सकती थी, इतना ज्यादा विलंबता का इसमें वो था, पार्ट था। तो जो अब ये बहुत ज्यादा क्या हो गई, कम हो गई है। हालांकि ये पहला डेटा है, 5G में ये बहुत कम है, 5G की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, चलिए, तो अब बात आती है कि स्पीड आपको कितनी मिलने वाली है भारत में स्पीड। तो नॉर्मली जो प्लान मिलेंगे आपको 25 से 220 एमबीपीएस तक की डाउनलोड स्पीड और 100 एमबीपीएस तक की ज्यादातर जो स्पीड है वो ऑपरेशनल फेज में आपको मिलने वाली है। 33,000 का आपको सेटअप, जो पूरा सेट जो कंपनी देगी वो, और 3,000 रुपए, ये पहली जो सूचना थी उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। श्रीलंका से जो अभी के लॉन्च हुआ है उससे भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, 3-3,500 के आसपास। आपके पास में स्टारलिंक की जो किट आएगी उसमें इस तरीके से केबल होगा, राउटर होगा, एसी केबल होगी, ये इसका मशीनरी हो गई, ठीक है, ये इसका बेस हो गया। इस तरीके से आपके पास में ये सेटअप लगेगा। तो ये था स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जो कि भारत में आई थिंक जुलाई या अगस्त लास्ट, नहीं तो अगस्त या सितंबर लास्ट, ये मान के चलिए अगले 2 महीने में ये सेवा भारत में शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूं सेशन समझ में आ गया होगा। चीजें मैंने कोशिश की हैं सारी चीजें समझाने की, तकनीक को समझाने की। तो सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और शेयर कीजिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ आगे।